तो हमने इससे पहले पढ़ा मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय रहा है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का रहा है। उसके बाद 298 से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार का समय रहा है। अब तीसरा जो सम्राट है बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसको हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, और हिंदुस्तान में भारतवर्ष में सम्राट अशोक को कई मायनों में याद रखा जाता है। तो सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं। उनका समय जो रहा है वो 272, जहाँ से बिंदुसार का समय छूटता है वहाँ से देखेंगे 272 में सम्राट अशोक ने राजगद्दी संभाली और 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया, लगभग 40 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 40 वर्ष। लगभग 40 वर्ष इन्होंने शासन किया सम्राट अशोक ने। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने के सिंहासन 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक के सिंहासन रूढ़ होने के बीच 5 वर्ष तक सत्ता का संघर्ष रहा। लगभग कुछ साहित्य से पता चलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था और अशोक ने सन 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवा कर गद्दी पर, मतलब इन्होंने सन 272 में तो इन्होंने क्या नाम से इनको गद्दी मिली, लेकिन इन्होंने वास्तव में 269 ईसा पूर्व में ही क्या नाम से अपने भाइयों को, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि अपने 99 भाइयों को मारकर इन्होंने राज्याभिषेक करवा लिया था खुद ही। तो 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था और अशोक ने सन 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाकर गद्दी पर बैठा। और बौद्ध धर्म ग्रंथ में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। बौद्ध और अशोक ने बौद्ध ग्रंथ में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किसने किया? सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में। कलिंग एक जगह है, कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने। तो अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग युद्ध व उसके परिणामों का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। कलिंग में ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने कम से कम 1 लाख लोगों को मारा था, लेकिन 1 लाख लोगों को मारने के बाद उनको खुद को पश्चाताप हुआ और पश्चाताप होने के बाद उन्होंने ये कसम खाई कि मैं कभी न जीव हत्या नहीं करूँगा, कभी किसी को नहीं मारूँगा। और क्या नाम से वो बिल्कुल उन्होंने ऐसा साधु की तरह एक आचरण शुरू कर दिया। और ये चीज़ हमें जो ज्ञात होती है वो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, शिलालेख का मतलब पत्थरों पर लिखे हुए लेख, तो जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों को मारा तो उसके बाद अपने आप को पश्चाताप की आग में झोंक दिया। 13वें शिलालेख में इसका मिलता है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना मानने वाला राजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने मौर्य काल में प्रस्तर का प्रयोग किया। जो सम्राट अशोक था तो वो किसको मानता था?
बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा था सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को माना। उसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया उसके लिए बहुत सारे स्तूप बनाए। आपने देखा होगा कहीं सांची का स्तूप है, सांची, भरूच, बहुत सारे स्तूप है। तो सांची में जो स्तूप है अशोक चिन्ह देखा होगा, जिसमें क्या नाम से 4 शेर उकड़ू बैठे हुए हैं, नीचे अशोक चिन्ह ऐसे चिन्ह बना हुआ है। जो हमारे तिरंगे में वो अशोक चक्र है, वो ये सब अशोक ने जो शिलालेख अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख है उनमें से ही लिया गया है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पत्थरों का प्रयोग किया, पत्थर पर शिलालेख लिखवाए, क्या नाम से अपने बारे में, धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, क्या नाम से ब्राह्मी लिपि में या क्या नाम से खरोष्ठी लिपि में, इनमें उन्होंने क्या नाम से वो लिखवाए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। और उन्होंने बहुत सारे स्तूप भी बनवाए, जैसे कि सांची में, सांची का स्तूप जो है वो। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने पत्थर का उपयोग करके और बहुत सारी चीज़ें बनाई है, जो कि आज की तारीख में हमें देखने को मिलती है। तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने मौर्य काल में पत्थर का प्रयोग किया। अशोक के अभिलेखों या शिलालेखों से ज्ञात होता है, शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ है, अभिलेख का मतलब सभी चीज़ें आ गई अभिलेख में, जिसमें शिलालेख भी आ गया, मूर्ति भी आ गई, तो ये सब चीज़ें अभिलेखों में आ जाता है ना। अशोक के अभिलेखों या शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उसने धर्म लिपि को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से उन्हें शिलाफलक व स्तंभों पर लिखवाया। अशोक के स्तंभ भी मिले हैं बहुत सारे, दिल्ली में भी है, जैसे कि महरौली का स्तंभ है, जैसे देखा होगा ना, एक ऐसे स्तंभ है ये, जिस पे यहाँ पर कोई न कोई पशु की आकृति बनी हुई है, इस तरह से। तो ये अशोक के स्तंभ है, अशोक के स्तंभ, अशोक के अभिलेख पत्थरों पर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। शिलाफलक व स्तंभों पर लिखवाया था ताकि उन मार्गों से गुजरने वाले यात्री उन्हें पढ़ सके। अशोक ने भगवान बौद्ध धर्म को माना और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पत्थरों पर शिलालेख लिखवाए, अभिलेख बनवाए, स्तंभ बनवाए, जिस पे धर्म के बारे में कुछ न कुछ लिखवाया। तो उनको इस जगह, ऐसी जगह पे लगवाया जहाँ पर जब पैदल यात्री जाते थे तो पैदल यात्री जब थक जाते तो उस जगह पेड़ के नीचे बैठ के आराम करे तो पता लगे वहाँ वो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो सामग्री रखी हुई है या जो लगाई है उसको वो बैठ के पढ़े, उसके बारे में जानकारी लेके कि ये कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हम बैठते ना, कहीं थक जाते हैं तो कहीं बैठ जाते हैं, बैठे हुए सामने अगर कोई बोर्ड लग रहा है या कोई भी ऐसा एडवर्टाइज कर रखा है किसी ने, तो हम क्या करते हैं उसको देखते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, बैठे बैठे पढ़ते हैं, कहीं थक जाते हैं बैठ जाते हैं। तो इसी तरह अशोक ने भी किया कि जब यात्री निकलते थे तो वहाँ से छाया में, पेड़ की छाया में बैठते और पेड़ उसके सामने वो शिलालेख लगाते थे, जिससे उसमें बौद्ध धर्म के बारे में कुछ न कुछ सामग्री लिखी रहती थी या बनी रहती थी, जिसको वो पढ़ के जानकारी ले। तो उन मार्गों से गुजरने वाले यात्री उन्हें पढ़ सके और धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सके। इनके अलावा सम्राट अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण भी करवाया, बहुत सारे स्तूप बनवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि अशोक के समय लगभग 84,000 स्तूप बने। सम्राट अशोक के समय लगभग 84,000 स्तूप बने थे। लगभग कितने? 84,000 स्तूप बने। इसी काल के समय लोक कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणियों, द्वारपाल की प्रतिमाएं तथा असंख्य मृण मूर्तियां देश भर से प्राप्त हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। सम्राट अशोक ने देश जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वो ऐसे नहीं है कि भारत में किया हो, भारत के बाहर भी उसने उनका प्रचार प्रसार किया। अशोक के जो शिला स्तंभ है, तो अशोक ने अपने समस्त राज्यकाल में महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े से 30 से 40 फीट या 50 फीट की लंबे स्तंभ खड़े करवाए। इस तरह से लंबे स्तंभ लोहे के या पत्थर के स्तंभ खड़े करवाए, जिनके ऊपर किसी न किसी पशु की आकृति दिखाई। ये जो ऐसे अशोक के स्तंभ है उन पे किसी न किसी पशु की आकृति बनी रहती, जैसे या तो बैल की
या घोड़े की या शेर की या फिर हाथी की। तो इस तरह से जैसे रामपुरवा का जो स्तंभ है उसमें बैल बना हुआ है ना। इधर से शेर की भी बनी हुई, जैसे सारनाथ का स्तंभ देखा होगा आपने। सारनाथ का स्तंभ जो हमारा अशोक चिन्ह है वो सारनाथ का स्तंभ भी है। तो इस तरह से वो अशोक ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई है। तो 30 और लगभग इनकी लंबाई कितनी रहती थी, कम से कम कोई 30 फीट का है, कोई 30 से 50 फीट के भीतर इनकी लंबाई रहती थी, जिनके ऊपर किसी न किसी पशु का शीर्ष बनाया गया। स्तंभों के ऊपर शीर्ष भाग पर हाथी, सिंह तथा बैल की आकृति को सजाया गया। अशोक के स्तंभों की सूची। अशोक के शिला स्तंभों को अशोक की लाट भी कहा जाता है। ये जो अशोक का जो शिला स्तंभ है, पत्थर का स्तंभ है, तो क्या नाम से इसको अशोक की लाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक की लाट। अशोक की लाट भी इसको कहा जाता है। ये ऐसे लंबा होता है, 30 से 50 फीट तक लंबा। तो अशोक के स्तंभों की जो सूची है, अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनवाए हैं, उनकी सूची है। तो वो है जैसे कि सारनाथ स्तंभ नंबर 1, सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ, इस पे 4 शेर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 4 शेर, उकड़ू स्टाइल में। यहाँ से ये चार शेर ऐसे बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ अशोक चक्र बना हुआ है, इस तरह से। तो ये जो अशोक स्तंभ है ये ऐसे, तो ये सारनाथ जो नामक जगह है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ नामक जगह, वहाँ से मिला था और वहाँ लगा हुआ था। अभी ये वहाँ पर सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये इस पे 4 शेर बने हुए हैं उकड़ू स्टाइल में। उकड़ू मतलब जैसे आगे के पैर तो पूरे टिके हुए हैं और पीछे उकड़ू स्टाइल का मतलब है इस तरह से, जैसे जानवर बैठता है ना ऐसे, ये इस तरह से। तो पीठ 4 शेर है जो अब एक दूसरे की पीठ के सहारे पे बैठे हुए हैं। तो वो देखने में इस तरह से दिखते हैं कि तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े। पीछे वाला हिस्सा हुआ दिखता नहीं है। तो पहला जो सारनाथ का स्तंभ है वो कहाँ पर है? सारनाथ का स्तंभ है जो कैसा बना हुआ है, जिसपे 4 शेर बने हुए हैं। जिस स्तंभ पे 4 शेर बने हुए हैं वो सारनाथ का स्तंभ है, जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया। दूसरा है सांची का स्तंभ, जो कि रायसेन जिले में, इस पे भी 4 शेर बने हुए हैं। एक है रामपुरवा का स्तंभ, जिसपे एक बैल बना हुआ है। सारनाथ स्तंभ, ये सारनाथ स्तंभ में देखो, दूसरा है सांची का स्तंभ। सांची का स्तंभ, इस पे भी 4 शेर बने हुए हैं। तीसरा है रामपुरवा का स्तंभ। रामपुरवा का स्तंभ, इस पे क्या हुआ? एक बैल बना हुआ है। रामपुरवा का स्तंभ, इस पर एक बैल बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, इस पर भी एक शेर बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ पर भी क्या बना हुआ है? एक शेर बना हुआ है, सिंगल। ये बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़। उसके बाद संकिसा, संकिसा, संकिसा में एक हाथी बना हुआ है। संकिसा का जो स्तंभ है उसमें एक हाथी बना हुआ है। उसके बाद एक वैशाली का स्तंभ है।
वैशाली का स्तंभ है, उसमें भी एक शेर बना हुआ है। वैशाली में भी एक शेर बना हुआ है। तो ये क्या है? अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ, 3-4 चीज़ें आएगी। एक तो स्तंभ, शिलालेख और अभिलेख। तो शिलालेख, स्तंभ, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये अभिलेख कहलाते हैं कि अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख में स्तूप भी आ जाता है, शिला स्तंभ भी आ जाते हैं, और शिला क्या नाम से उसके शिलालेख भी आ जाते हैं। शिलालेख, शिला स्तंभ और स्तूप, इस सब चीज़ों को मिला के क्या कहते हैं हम? अशोक के अभिलेख। शिला स्तंभ, शिलालेख। शिलालेख का मतलब है कि ऐसे पत्थर है बहुत बड़ा, जैसे ये ऐसे पत्थर है, तो इस पर खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या है? शिलालेख। तो इस तरह का शिलालेख है कि बहुत बड़ी चट्टान है और उस पर लिखा हुआ है। जैसे आप कभी दिल्ली जाओ तो म्यूजियम है दिल्ली का, नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम के बाहर ही गार्डन में एक बहुत बड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई है, उसमें ब्राह्मी लिपि में इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? शिलालेख। ये क्या कहलाएगा? शिला स्तंभ। और इस तरह के स्तूप यूँ होते हैं, ये जहाँ यहाँ पर गेट, जैसे सांची का स्तूप होता है ना, ये तो इस तरह के स्तूप होते हैं। स्तूप मतलब एक किसी चीज़ का ढेर, तो इस तरह से बना हुआ है वो स्तूप कहलाता है। देखो ये इस तरह से है, ये यहाँ पर तोरण द्वार है, सांची का स्तूप है, इधर भी तोरण द्वार है, इधर भी तोरण द्वार है, उधर का दिखता नहीं है ना। ये कमानीदार यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर यूँ है। तो ये क्या है? ये है स्तूप। तो ये स्तूप है, ऐसे चट्टान है, तो ये शिलालेख है, ये शिलालेख है, और ये शिला स्तंभ है। तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएंगे? अशोक के अभिलेख। ये सब मिला दिया जाए कि अभी अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख में शिला स्तंभ आ गया, शिला लेख आ गया और स्तूप आ गया। ये सब चीज़ें अशोक के अभिलेख में आ जाते हैं। और पर्टिकुलर केवल अलग से देखोगे तो ये स्तूप है, इसको शिला लेख बोलेंगे, इसको अशोक के लाट बोलेंगे या फिर अशोक स्तंभ बोलेंगे।